Hello guys, how are you all? I hope you all are good. Today we will discuss Chapter 5 of Rent Control Act 2003. Chapter 5 बात करता है Constitution of Tribunals, Procedure for Revision of Rent and Eviction, Appeal and Execution. मतलब किराया अधिकरण का गठन, किराए के पुनरीक्षण और बेदखली की प्रक्रिया और अपील और निष्पादन, ये सब पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 में। तो चलते हैं सेक्शन 13 जो बात करता है किराया अधिकरण के गठन के बारे में। तो इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके हम मेन पॉइंट ही देखेंगे। तो इसका सब क्लोज 1 क्या कहता है? गठन किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। और राज्य सरकार किसी क्षेत्र के लिए 2 या 2 से अधिक किराया अधिकरण गठित कर सकेगी और उनके बीच कार्य के वितरण क्या होंगे वे विनियमित कर सकेगी। सब क्लोज 3 बात करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की। तो कौन कर रहा है? हाई कोर्ट एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा रेंट ट्रिब्यूनल के लिए। सब क्लोज 4 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किराया अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह राजस्थान न्यायिक सेवा का सदस्य होते हुए सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड से नीचे की पंक्ति का न होगा। मतलब कि वह उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? वह सिविल जज सीनियर डिवीजन से नीचे के रैंक का नहीं होगा, कम से कम सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा। सब क्लोज 4 बात करता है उच्च न्यायालय किसी एक किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को दूसरे किराया अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब कि हाई कोर्ट को पावर है कि एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल को जो उसके पीठासीन अधिकारी के कृत्य हैं उनको ट्रांसफ़र कर सकेगा। तो हमने क्या देखा सेक्शन 13 में? सबसे पहले हमने देखा कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा हो रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। और उसमें एक या एक से अधिक जितने भी चाहे ट्रिब्यूनल बना सकती है। और उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी? और सिविल जज सीनियर डिवीजन से नीचे की रैंक का नहीं होगा। और एक रेंट ट्रिब्यूनल से दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल को कार्यों के निर्वहन को कौन ट्रांसफ़र कर सकता है? हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 14 की तरफ जो कि इम्पोर्टेंट है। ये बात करता है किराए के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया। तो ये प्रोसीजर बताता है कि इसके जो रिवीजन ऑफ रेंट होगा उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो भूस्वामी किराया अधिकरण के समक्ष शपथ पत्र और दस्तावेज यदि कोई हो के साथ अर्जी प्रस्तुत करके धारा 6 या 7 के अधीन किराए के पुनरीक्षण की याचना कर सकेगा। हमने रिवीजन ऑफ रेंट कहाँ देखा था? सेक्शन 6 और 7 में देखा था। तो अर्जी कौन दे रहा है? भूस्वामी दे रहा है रिवीजन ऑफ रेंट के लिए। और कैसे दे रहा है? विद एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्स। ये पहली लाइन हर अब जो भी प्रोसीजर चलेगा चैप्टर 5 का सब जगह आएगी, विद एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट्स। सब क्लोज 2 बात करता है ऐसी अर्जी फाइल किए जाने पर किराया अधिकरण अर्जी शपथ पत्रों और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ विरोधी पक्षकार को नोटिस ऐसी कोई तारीख नियत करते हुए जारी करेगा। तो अर्जी फाइल किए जाने पर जो रेंट ट्रिब्यूनल होगा शपथ पत्रों और दस्तावेजों की प्रतियों के साथ जो दूसरी पार्टी है, विरोधी पक्ष है, उसको नोटिस भेजेगा और ऐसी तारीख नियत करते हुए जारी करेगा जो नोटिस जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के पश्चात की न होगी। मतलब 30 दिन की जो नोटिस देगा वह 30 दिन के पश्चात का नहीं होगा। और विरोधी पक्ष का नोटिस की तामील की तारीख से 30 दिन से अनधिक की कालावधि के भीतर जवाब शपथ पत्र और दस्तावेज उनकी प्रतियों की अर्जीदार पर तामील करने के पश्चात फाइल कर सकेगा। जो एक्स पार्टी है उसके पास भी कितना टाइम है? 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपना जवाब देना होगा। और नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय के आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा ही साथ ही रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी। इनमें से किसी भी रीति से नोटिस की सम्यक रूप से की गई तामील पर्याप्त मानी जाएगी। चाहे तो नोटिस की तामील अधिकरण या सिविल न्यायालय किसी में भी कर सकता है। और साथ ही जो रसीदी रजिस्ट्री होगी वो डाक द्वारा की जाएगी और इनमें से जो भी रीति होगी वह सम्यक रूप से तामील मानी जाएगी। सब क्लोज 3 बात करता है तत्पश्चात अर्जीदार प्रत्युत्तर यदि कोई हो विरोधी पक्षकार को उसकी प्रति की तामील करने के पश्चात 15 दिन के भीतर करेगा। यहाँ पर रिप्लाई कब करेगा अर्जीदार? 15 दिन के भीतर।
क्लॉज 4 बात करता है तत्पश्चात किराया अधिकार सुनवाई की ऐसी तारीख नियत करेगा जो किराएदार को नोटिस की तामील की तारीख से 90 दिन के पश्चात की नहीं होगी। यहाँ पर हियरिंग डेट है 90 डेज। और किराया अधिकार ऐसी सुनवाई के दौरान ऐसी संक्षिप्त जांच जो वह आवश्यक समझे कर सकेगा और धारा 6 और 7 में विकसित फॉर्मूले के अनुसार किराया नियत कर सकेगा और वह तारीख उपदर्शित करेगा। यहाँ हमने जो पूरा प्रोसीजर देखा उसमें हमने देखा कि नोटिस कितने दिन में देगा रेंट ट्रिब्यूनल विदिन 30 डेज। और रिप्लाई कब मिलेगा एक्स पार्टी से, वह भी विदिन 30 डेज में होगा। और रिप्लाई अर्जीदार द्वारा 15 डेज में। और डेट ऑफ हियरिंग 90 डेज। और जो पूरा डिस्पोज ऑफ मामला किया जाएगा, मामले का पूरा डिस्पोजल कितने दिन में किया जाएगा, वह किया जाएगा 150 डेज में। तो ये था सेक्शन 14। अब चलते हैं सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 बात करता है किराएदार की बेदखली के लिए प्रक्रिया यानी प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ इनहैंड। इसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 के साथ में। सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा था, हमने सेक्शन 9 में पढ़ा था एविक्शन के ग्राउंड, मतलब एक किराएदार से मकान कब खाली कराया जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन 15 में क्या दिया है, उसकी प्रोसीजर दिया गया है कि बेदखल कराने के लिए प्रक्रिया क्या होगी। तो सबक्लॉज 1 बात करता है कब्जे का दावा करने वाला भूस्वामी या कोई अन्य व्यक्ति किराया अधिकरण के समक्ष अर्जी फाइल करेगा और ऐसी अर्जी के साथ शपथ पत्र दस्तावेज यदि कोई हो जिनके कब्जे का दावा करने वाला भूस्वामी या व्यक्ति अवलंब लेना चाहता है संलग्न होंगे। ये हमने अभी पिछले सेक्शन में भी देखा था। हमने बताया कि अभी इस प्रोसीजर में जितने भी सेक्शन आएंगे वहाँ पर शपथ पत्र और दस्तावेज रिक्वायर है हर एक सेक्शन में। सबक्लॉज 2 बात करता है किराया अधिकरण उपधारा 1 के अधीन अर्जी के फाइल किए जाने पर अर्जी शपथ पत्र और दस्तावेज यदि कोई हो प्रतियों के साथ नोटिस किराएदार से शपथ पत्र और दस्तावेज यदि कोई हो जिन पर किराएदार निर्भर करता है के साथ जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए ऐसी कोई तारीख नियत करते हुए जारी करेगा जो नोटिस जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के पश्चात की न हो। यहाँ पर रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी शपथ पत्र और दस्तावेज जो भी हैं उनके साथ में जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए 30 दिन के भीतर नोटिस जारी करेगा। किसके लिए, एक्स पार्टी के लिए। और नोटिस की तामील के अधिकरण या सिविल न्यायालय के आदेशिका तामीलकर्ता द्वारा साथ ही रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी। इनमें से किसी भी रीति से सम्यक रूप से की गई तामील पर्याप्त समझी जाएगी। या तो सिविल न्यायालय या अधिकरण के आदेश की तामील के द्वारा जो भी हो, जिस भी तरह से की जाएगी वो सम्यक तामील मानी जाएगी। सबक्लॉज 3 बात करता है किराएदार अपना जवाब शपथ पत्र और दस्तावेज अर्जीदार को उनकी प्रतियों की तामील करने के पश्चात नोटिस की तामील की तारीख से 45 दिन की से अनधिक की काल अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा। मतलब कि जो किराएदार है वो रिप्लाई करेगा कितने दिन के अंदर, 45 डेज के अंतर्गत। सबक्लॉज 4 बात करते हैं पश्चात अर्जीदार प्रत्युत्तर यदि कोई हो विरोधी पक्षकार को उसकी प्रति की तामील करने के पश्चात जवाब की तामील की तारीख से 30 दिन की काल अवधि के भीतर फाइल कर सकेगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ हियरिंग की है 180 डेज है और डिस्पोज ऑफ मैटर है 240 डेज, यानी 240 दिन में मामले का निपटारा किया जाएगा। अब चलते हैं सबक्लॉज 6 की तरफ, जो बात करता है किराया अधिकरण ऐसी सुनवाई के दौरान ऐसी संक्षिप्त जांच जो वह आवश्यक समझे कर सकेगा और अर्जी का विनिश्चय कर सकेगा। किराया अधिकरण पक्षकारों के बीच विवाद के सुलह या समझौते के लिए भी प्रयास करेगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर सुलह की बात की गई, कैंसिलेशन और सेटलमेंट की। देखिए कोई भी कोर्ट या अधिकरण सबसे पहले सेटलमेंट को ही प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पर सबक्लॉज 6 बात कर रहा है सुलह की या समझौते की। सबक्लॉज 7 बात कर रहा है जहाँ किराया अधिकरण अर्जी का विनिश्चय भूस्वामी के पक्ष में करता है और वहाँ वह किराएदार के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। सबक्लॉज 7 किसकी बात कर रहा है, प्रमाण पत्र जारी करने की। यदि जो अर्जीदार के पक्ष में विनिश्चय होता है तो। सबक्लॉज 8 बात कर रहा है उपधारा 7 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से 3 मास की काल अवधि तक निष्पादनीय न होगा। मतलब जब सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है तो प्रमाण पत्र
विनिश्चय की तारीख से 3 महीने की कालावधि तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं कराया जाएगा। परंतु यह है कि यदि परिसर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया है तो ऐसा प्रमाण पत्र विनिश्चय की तारीख से 6 माह के तक के लिए निष्पादनीय नहीं होगा। यदि वह रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए है तो 3 मास तक एग्जीक्यूशन नहीं कराया जाएगा, और यदि कमर्शियल पर्पज़ के लिए है तो 6 मंथ तक उसका एग्जीक्यूशन नहीं कराया जाएगा। तो ये था आज का हमारे सेक्शन 15 तक। सेक्शन 16 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।